हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज अपन अपने ऑडिट के रिवीजन में आगे बढ़ते हैं। एंड कौन से स्टैंडर्ड की रिवीजन करने वाले हैं आज अपन? SS 701 कम्युनिकेटिंग दी की ऑडिट मैटर्स इन दी इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, तो इसको शुरुआत करते हैं अपन। अब क्या है, सबसे पहले तो डेफिनेशन। क्या होते हैं की ऑडिट मैटर्स? Key audit matters are those matters that, in the auditor's professional judgment, were of most significant in audit of financial statements of the current period। मतलब कि सबसे ज्यादा हाई इंपॉर्टेंस रखते हैं एज पर द प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ द ऑडिटर। कैन आर सेलेक्टेड फ्रॉम मैटर्स कम्युनिकेटेड विद TCWG। देखो, हम TCWG को जो भी मैटर्स बताते हैं वो वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब अगर ऑडिटर को लगता है कि ये कुछ जो मैटर्स हमने अपने TCWG को बताए हैं वे यूजर्स अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे केस में हमें उन्हें कहाँ इंक्लूड करना होता है? अपने कैंप पैरा में इंक्लूड करना होता है, ताकि यूजर्स भी उन्हें पढ़ सके। ठीक है, तो आगे क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं। तो बहुत ही इसके सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले तो क्या है, टू enhance communicative value of audit report by providing greater transparency about the audit। मतलब देखो, हमें अपनी कम्युनिकेटिव वैल्यू को इंक्रीज करना होता है कि भाई ऑडिट किस तरह से हुई है, क्या सिग्निफिकेंट मैटर्स है जो हमने TCWG के साथ भी शेयर करें, आपको भी हम बता रहे हैं, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे कि भाई कंपनी में क्या चल रहा है, भाई वो यूजर्स को भी पता है, इन्वेस्टर्स को भी पता है। आगे क्या लिखा हुआ है, to assist users in understanding those matters that in auditor's professional judgment were of most significance in audit of financial statements of the current period। मतलब हम यूजर्स को भी बताएं कि भाई एज पर आर जजमेंट, एज पर ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट, हमारे अकॉर्डिंग कौन से ऐसे मैटर्स है जो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, जिसकी जानकारी आपको भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे दो ऑब्जेक्टिव बहुत ही सिंपल सिंपल है। टू एनहांस कम्युनिकेटिव वैल्यू, टू असिस्ट यूजर्स इन अंडरस्टैंडिंग इन द रिस्पेक्ट ऑफ द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट व्हिच आर द सिग्निफिकेंट मैटर्स इन रिलेशन टू द ऑडिट। ठीक है, आगे का पहला हम बात कर लेते हैं हम स्कोप की, कि भाई हमारे की ऑडिट मैटर में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है और क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होती। की कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर इन दी ऑडिट रिपोर्ट इज नॉट, यानी हमारे की ऑडिट मैटर में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है। अ सब्स्टिट्यूट फॉर डिस्क्लोजर्स इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम भाई ऐसे नहीं कर सकते कि जो हमारे नोट्स में डिस्क्लोजर्स होने चाहिए थे वो हमने कैप में डिस्क्लोज कर दिए। नहीं भाई, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की डिस्क्लोज करने की है वो हम ऑडिटर रिपोर्ट पे डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। A substitute for auditor expressing a modified opinion as per SS 705। यानी अगर ऑडिटर को हमने मॉडिफिकेशन देनी है, यानी क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर ओपिनियन देनी है, उस केस की में हमने क्या किया, अनक्वालिफाइड ओपिनियन दी और कैंप पैरा में लिख दिया कि भाई इनकी ये गलती है। भाई ऐसे नहीं कर सकते, जहां पे आपको मॉडिफाइड ओपिनियन देनी है वहां पे आपको मॉडिफाइड ओपिनियन ही देनी होगी। आप ऐसे नहीं कर सकते कि कैंप पैरा देके उसे सब्स्टिट्यूट कर लेना, नहीं भाई ऐसा नहीं कर सकते हैं। आगे, अ सब्स्टिट्यूट फॉर रिपोर्टिंग इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 570। 570 क्या है, गोइंग कंसर्न के बारे में। गोइंग कंसर्न के बारे में आपको बताया था जैसे ऐसे 700 में भी, कि भाई उसमें हमें देखना होता है कि एप्रोप्रिएट है कि नहीं है। एप्रोप्रिएट है तो मटेरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं है। तो ऐसे केस में हमारे डिफरेंट डिफरेंट पैरा आते हैं कि एडवर्स ओपिनियन जाएगा, ये तो मूर्ख पैरा जाएगा, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। तो इस केस में हमें देखना होगा कि भाई ऐसे 570 में हमें कैसी रिपोर्टिंग करनी है। हम ये नहीं कर सकते कि हमें लग रहा है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी है तो हमने मूर्ख पैरा तो नहीं दिया, लेकिन हमने अपने कैंप पैरा में लिख दिया कि इनकी मटेरियल अनसर्टेनिटी है रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। नहीं भाई ऐसा नहीं कर सकते, उसके स्पेशल पैराग्राफ है अपने पास MURG पैरा, तो हमें वहीं पे ही रिपोर्टिंग करनी होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अ सेपरेट ओपिनियन ऑन इंडिविजुअल मैटर्स। अब भाई कुछ ऐसे इंडिविजुअल मैटर्स है जो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट हाँ ठीक है हमें बताने चाहिए। तो ऐसे नहीं कर सकते कि कैंप पैरा में वो सब चीजों के बारे में लिख दिया, हमें उसको अपने ओपिनियन में ही लिखना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। तो भाई इसके बहुत ही सिंपल से हमने स्कोप आउट किया है। अपन ने क्या क्या चीजों को किया है, एक तो हमारे डिस्क्लोजर्स इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। फिर अपन ने क्या किया है, अगर हमें मॉडिफाइड ओपिनियन लेनी है तो उस केस में हम इसको यूज नहीं कर सकते। हमें अगर 570 के अकॉर्डिंग यानी कोई कंसर्न के रिकॉर्डिंग में कोई भी रिपोर्टिंग करनी है तो हम इसको यूज नहीं कर सकते। या फिर अगर हमें कोई सेपरेट ओपिनियन देनी है ऑन द इंडिविजुअल मैटर्स तो भी हम इसे यूज नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सिंपल से दोबारा से एक बार इसको रिवाइज कर लो। डिस्क्लोजर्स इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मॉडिफाइड ओपिनियन, going concern opinion and the separate opinion on individual matters। तो इस तरह से आपको बस ये वर्ड्स याद रहेंगे ना, तो भी आप आगे पीछे का तो मैटर बना लोगे। ठीक है, अब अपना क्या आ गया, एप्लीकेबिलिटी। अब ये कैंप पैरा किस किस पे एप्लीकेबल है, किन किन ऑडिट एंटिटीज में हमें इसकी रिपोर्टिंग करनी होती है। दिस स्टैंडर्ड अप्लाइज टू ऑडिट्स ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ GPFS। GPFS क्या है, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इस चीज को भाई मैं इसे हाईलाइट, बोल्ड, अंडरलाइन सब कर लो इसको भाई। कंप्लीट सेट ऑफ GPFS। भाई इससे MCQ आ जाता है। मैंने इसका MCQ कहीं ना कहीं देखा भी था कि पूछ लिया गया कि भाई जो हमारा कैन होता है वो किसका एप्लीकेबल होता है,
कंप्लीट सेट ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी हमारे जो एसपीएफएस होते हैं स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उस पर एप्लीकेबल होगा? द आंसर इज नो, नहीं होगा। या फिर हमारे जो वो होते हैं ना सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या स्पेसिफिक एलिमेंट्स, क्या उन पे एप्लीकेबल होगा? द आंसर इज नो, नहीं होगा। हमारे जो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उन पे एप्लीकेबल होता है, और किन पे होता है? जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ही एप्लीकेबल होता है। ठीक है, समझ में आया? अब उसमें हमने कौन कौन सी एंटिटीज है? एक तो अपने हैं listed entities, then circumstances when auditor otherwise decides to communicate। मतलब देखो listed entities में तो आपको करना ही होता है, अगर आपको कोई अदर एंटिटी में भी ऑडिटर को लग रहा है कि यहाँ पे कैम जाना चाहिए तो आप कैम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन टू कम्युनिकेट कैम, या फिर अगर आपके जो भी लॉज एंड रेगुलेशन आप एप्लीकेबल है वो बोल रहे कि आपको कैम देना होगा तो उस केस में भी आप कैम पैरा दे सकते हो। आगे क्या लिखा हुआ है? However, SA 705 prohibits auditor from communicating CAM when auditor disclaims an opinion unless such reporting is required by laws and regulations। ये यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि जब हमने डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया, यानी हमने क्या बोला है कि भाई इस पर्टिकुलर एंटिटी पे मैं अपनी कोई भी ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ बिकॉज मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिले ही नहीं है, और उनका पॉसिबल इफेक्ट क्या हो सकता है? मटीरियल भी होगा, परवेजिव भी होगा, तो ऐसे केस में मैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन अपनी दे रहा हूँ। तो अगर हमने इस तरह से डिस्क्लेम किया है तो इस केस में आप कैम कैसे दे सकते हो? भाई एक तरफ तो बोल रहे हो कि मैंने कोई भी अपनी ऑडिट नहीं करी बिकॉज मुझे ऑडिट एविडेंसेस ही नहीं मिले, और एक तरफ आप कुछ सिग्निफिकेंट मैटर्स हो उनको आप कम्युनिकेट कर रहे हो। भाई जब आपको ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिले तो आपको सिग्निफिकेंट मैटर कैसे मिल गए? तो ऐसे केस में आप कैम पैरा नहीं दे सकते हो। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन दिया। एक्सेप्शन क्या है कि अगर आपके जो भी लॉज एंड रेगुलेशंस आप पे एप्लीकेबल है वो आपको बोलते हैं कि आपको कैम पैरा देना पड़ेगा, इवन इन केस ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, तो आपको कैम पैरा देना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। अब अपने नेक्स्ट आगे बात आती है कि हमें कैसे डिसाइड करना है कि कौन से मैटर हमारे कैम में जाएगा या कैम में नहीं जाएगा। तो क्या है? सबसे पहला तो एरियाज ऑफ हायर असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद एसएस 315। यानी हम जब अपने रैप लगा रहे थे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, उस केस में अगर हमें कोई भी हायर असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हायर नोमम एरियाज मिले हैं तो ऐसे केस में हमें उन्हें कैम में बताना होगा। Then significant auditor judgment relating to areas in financial statement that involve significant management judgment। अब इसका देखो एग्जांपल अगर मैं ऐसे दूं कि significant management judgment क्या है कि उन्होंने अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर एक्चुअल लॉस या जो भी अपन बनाते हैं प्रोविजन, उनमें अगर हमने कोई भी मैनेजमेंट का जजमेंट लिया है और उस मैनेजमेंट के जजमेंट को चेक करने के लिए ऑडिटर ने अगर कोई जजमेंट बनाया है तो थोड़ा सा देखो ये कंफ्यूजिंग है। मैनेजमेंट के जजमेंट को सपोज अगर मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की बात करती हूँ कि उसमें मैनेजमेंट ने अपना बनाया था प्रोविजन कि भाई हमारा इतना प्रोविजन बनेगा कि हमें डाउटफुल है कि हमें रिकवर होगा कि नहीं होगा। अब उस प्रोविजन को चेक करने के लिए ऑडिटर ने भी जजमेंट लिया कि भाई इनके इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को देखें, उनके कॉम्पिटिटर्स को चेक करो, उन्होंने कितना परसेंटेज लिया, उसके बेसिस पे हमें इनके चेक करना होगा। तो अगर ऑडिटर ने कोई जजमेंट लिया है टू इवैल्यूएट द मैनेजमेंट जजमेंट तो वो भी हमारा कैम में आएगा। ठीक है। इफेक्ट ऑन ऑडिट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट्स और ट्रांजेक्शन दैट अकर ड्यूरिंग द पीरियड। अगर हमारे ड्यूरिंग द ऑडिट पीरियड में यानी जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है सपोज फर्स्ट डे 24 से लेकर 31 मार्च 25 तक, तो उस केस में हमें चेक करना पड़ेगा कि ऐसे कोई सिग्निफिकेंट इवेंट्स तो नहीं है ड्यूरिंग द पीरियड जो कि हमें स्पेशली अपने कैम में रिपोर्ट करने होंगे बिकॉज हमने वो TCWG के बताए होंगे, और अगर वो सिग्निफिकेंट है फॉर द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग तो वो हमें कैम में भी बताने होंगे। तो ये अपने होंगे 3 तरीके जिससे तो हमें डिटरमाइन करना है कि हमें इन्हें कैम में रिपोर्ट करना है कि नहीं करना है। सबसे पहले तो हाई रिस्क एरियाज बताने होंगे, दूसरा सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट के बारे में बताना होगा, और अगर कोई सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजेक्शन हुए तो उनको भी बताना होगा। तो देखो दो सिग्निफिकेंट वाले ही है, सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट एंड सिग्निफिकेंट इवेंट्स और ट्रांजेक्शन, और एक हो गया हमारा हाई रिस्क एरियाज। ठीक है, तो ये हो गए अपने 3 पॉइंट्स अबाउट डिटरमाइनिंग दी कैम। अब आगे आ गया अपने एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में क्या क्या है? assessment of impairment, provision for losses and contingencies, valuation of financial instruments, matters relating to revenue recognition, taxation matters। तो भाई बेसिकली हमने एग्जांपल्स दे रखे हैं, एग्जांपल्स को आप थोड़ा सा याद में रखना बिकॉज हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि हाउ वी विल डिटरमाइन द कैम एंड प्रोवाइड सम एग्जांपल्स। तो इस केस में आपको इन दोनों को साथ में ही लिखना होगा। ठीक है, ताकि आपको कहीं पे जरूरत होती है कि ऐसा आपसे मांगते हैं कि आप एग्जाम्पल्स को भी लिखो जो उसमें प्रोवाइड कराए हैं, तो ऐसे केस में आपको एग्जाम्पल्स को देख के जाना ही चाहिए। 5 एग्जाम्पल्स है, बहुत ही सिंपल सिंपल से 2 मिनट में आपको याद हो जाएंगे। आगे चलते हैं। आगे अब ना
इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज की भाई ऑडिट रिपोर्ट में आपको किस तरह से लैंग्वेज को फॉर्म करना होगा। भाई देखो आपको रिपोर्टिंग चैप्टर में यानी अपना ये जो चैप्टर नंबर 7 है इसका मॉड्यूल, इसमें जितने भी इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज है उसको आपको करके जाना ही होगा। बिकॉज देखो क्वेश्चन ये तो आ जाता है कि आपको इसमें रिपोर्टिंग क्या करनी है, लेकिन इसमें आपसे ये भी पूछा जाता है कि इसमें आपको एग्जैक्ट रिपोर्टिंग लाइन्स आपकी क्या होगी। तो इस चीज में आपको लैंग्वेज पता होनी चाहिए ताकि आप अकॉर्डिंगली उसे फ्रेम आउट कर सको। तो देखो इसमें जिसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर होता है उसका थोड़ा सा अपर हैंड होता है, बिकॉज उसने ऑलरेडी उस तरीके लैंग्वेज बनाई होती है प्रैक्टिकली। बट जिसने ये काम प्रैक्टिकली नहीं करा है वो अगर इन लैंग्वेजेस को पढ़ेगा तो भी वो इजीली इन्हें रिटेन करके अपने एग्जाम में फॉर्म कर सकता है। क्या लिखा हुआ है अपने इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज में? सबसे पहले तो डेफिनेशन आ गया, कैन आर दोज मैटर्स इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट वर ऑफ मोर सिग्निफिकेंस इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो डेफिनेशन वाली लाइन आ गई, दीज मैटर्स वर एड्रेस्ड इन कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ whole and informing auditor's opinion and auditor does not provide a separate opinion on these matters। मतलब हमें यही चीज बतानी होगी कि इस पर हमारी कोई सेपरेट ओपिनियन नहीं है, हमारी जो ओवरऑल ओपिनियन है उसकी इन रिलेशन ही हमने ये कुछ सिग्निफिकेंट मैटर है जो हमने आपके साथ कम्युनिकेट किए हैं। In case there are no CAM to communicate, audit report must specifically mention that by carrying CAM para and under which they shall mention that there are no CAM to communicate। जैसे अगर सपोज मैं बात करूँ अपने लिस्टेड एंटिटी की, तो अगर लिस्टेड एंटिटी में कोई भी CAM पैरा नहीं, आपको नहीं लगता कि कुछ भी इसमें ऐसा पॉइंट है जो आपको CAM में कम्युनिकेट करना चाहिए, स्टिल क्या लिखा हुआ है कि आपको लिस्टेड एंटिटी में CAM पैरा देना होगा, तो आप CAM पैरा तो दोगे, लेकिन CAM पैरा के नीचे आप क्या लिख दोगे कि इस पर्टिकुलर एंटिटी में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं जो मुझे आपको CAM पैरा में बताना होगा। तो ये चीज भले आप मतलब आपको सेक्शन तो डालना ही पड़ेगा जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट है, भले आप नीचे लिख दो कि हमारा कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है। तो देखो आपको इसमें 3 पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट हो गया आपको डेफिनेशन याद रखनी है, फिर आपको नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखना है कि भाई देखो ये हमने एज पर ऑडिटर्स ओपिनियन हमें ये कुछ मैटर्स है जो हमें लगता है कि बहुत सिग्निफिकेंट है, लेकिन इसमें हमने कोई इतनी सेपरेट ओपिनियन नहीं दी है। एंड अगर लास्ट में हमें लगता है कि हमारा कोई भी कैंप पैरा नहीं है तो इस केस में आपको कैंप सेक्शन तो देना है, उसके नीचे आप लिख दो कि हमारा कोई भी इस तरह का पॉइंट नहीं है। तो ये हमारी बात हो गई इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज की। सो हियर मतलब बहुत ही छोटा सा इतना स्टैंडर्ड था और ने बहुत एकदम आराम से कंप्लीट भी कर लिया, ज्यादा इसमें पॉइंट्स भी नहीं था, पूरा का पूरा अपना मॉड्यूल कवर था, इससे ज्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है। सो ये अपना छोटा सा ऐसे खत्म होता है। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ अपने जूनियर्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। एंड ये जो आपको पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एंड अभी तक भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार एक सब्सक्राइब तो कर देना, इतनी मेहनत करते हैं तो एक सब्सक्राइब तो आपसे उम्मीद कर ही सकते हैं ना। सो हियर दिस इज ये नंदी गुप्ता साइनिंग ऑफ।